ओके आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे कि कैसे हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहेगी, हमें उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम या बॉडी रिमेन कंजर्व। हम कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या प्रूफ है, हम उसके बारे में बात करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कहानी समझो कि अगर ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, यह एक बॉडी है, उस सिस्टम या उस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि उस सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? तो ये सबको पता होगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही तो होती है मैकेनिकल एनर्जी। और अगर मैं बात कर रहा हूं कंजर्वेशन की, कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो? तो कंजर्वेशन ऑफ जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको आप मैथमेटिकली दो फॉर्म में लिख सकते हो। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी वही आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, उसी को कंजर्वेशन बोलते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल है वही आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख दो कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, ये के फाइनल प्लस यू फाइनल के बराबर होगा। आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो इसमें यह हो सकता है, अच्छा इसका मतलब यह थोड़ा ना है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी और पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल चेंज हो सकती है, उन दोनों का सम कांस्टेंट है। तो हो सकता है कि मान लो काइनेटिक 40 है, पोटेंशियल 60 है, अब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, राइट? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो काइनेटिक को अपने आप बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट रखना है। तो मान लो पोटेंशियल 60 से 50 हो गई तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 40 से 50 हो जाएगी। तो क्योंकि काइनेटिक को भी बढ़ना है, क्योंकि दोनों का सम कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बेसिकली वही कहानी है कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब ये इन दोनों का सम कांस्टेंट है। ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है एक एनर्जी कम हो गई और दूसरी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन जो नेट चेंज है वो जीरो होगा। तो इसी चीज को आप चाहो तो मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो कि नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो। और मैकेनिकल एनर्जी में चेंज क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जीरो आ जाएगा। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, इस चीज को अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो आपके इनिशियल प्लस जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी उसको इक्वल कर दो, या फिर आप ये देख लो कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ प्लस पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, दोनों को जो नेट चेंज है वो जीरो होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है? इसी चीज को आप चाहो तो लॉस इज इक्वल टू गेन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो मेथड है ये एक्चुअली लॉस इक्वल टू गेन बता रहा है कि मान लो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया तो पोटेंशियल में क्या होना पड़ेगा? गेन हो जाएगा। या मान लो पोटेंशियल में लॉस हुआ तो काइनेटिक में गेन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट रहना है। तो ये लॉस इज इक्वल टू गेन, ये वाली कहानी भी है। ठीक है, तो हम इन दोनों अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ी और बातें कर लेता हूं
हम लोगों ने क्या बोला यहां पे, अच्छा इसका प्रूफ देखना है तो पहले प्रूफ देख लो, फिर हम आगे और बातें करेंगे। प्रूफ क्या है? प्रूफ बहुत सिंपल सी बात है कि देखो सबको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो तो हमारी बिल्कुल वैलिड है हर एक केस में। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो मैं बोल ही सकता हूं। और जब मैं बोल रहा हूं वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, तो देखो कौन कौन से फोर्स लगते हैं, कुछ फोर्स होंगे हमारे एक्सटर्नल और कुछ फोर्स होंगे हमारे इंटरनल, राइट। और एक्सटर्नल फोर्सेस में कौन से फोर्स आ जाएंगे आपके, एक्सटर्नल फोर्सेस में आ जाएंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ये लिखा हुआ है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम बात कर रहे हैं एक सिस्टम के लिए, राइट। तो एक सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो कितना हो जाता है, 0। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद आया कुछ? तो मैं क्यों ना इन दोनों की वैल्यू छाप दूं। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0 है और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू छाप दो तो ये लिखा हुआ है माइनस डेल्टा यू प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो हमारे केस में अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ गया, माइनस डेल्टा यू प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अच्छी बात ये है, क्या है अच्छी बात, कि हमारे केस में सिर्फ और सिर्फ कैसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो उनका वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0। वही चीज आ गई कि टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 होगा। इस टर्म को आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। डेल्टा के क्या आएगा, ये होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस डेल्टा यू क्या आएगा, ये आ जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। नेट चेंज 0। इसको जरा और से सिंप्लीफाई करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है के फाइनल प्लस यू फाइनल, इसकी वैल्यू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बहुत ही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तभी वैलिड है जब हमारे कैसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्योंकि ध्यान से देखो इस प्रूफ को, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट किए तो यहां पे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, इसकी वैल्यू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगी। ये चीज समझ पा रहे हो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगी। अगर मान लो यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते तो क्या होता, तो जरा मैं वो कहानी भी लिख देता हूं। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हम तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। लेकिन सोचो अगर हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट कर रहे होते सिस्टम में, तो हम कैसे सॉल्व करते क्वेश्चंस को। तो जरा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसी फॉर्म को हम फर्दर और अच्छे से लिख सकते हैं। इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट्स, देन हम यहां पे ये जो फॉर्म लिखी हुई है इस फॉर्म को लिख सकते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज समझ में आ रही है। तो आपका एक मेथड तो ये है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू आप चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कर दो, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा वैलिड है, उसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हो, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा ही वैलिड है। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो एक तरीका तो ये है कि आप ये लिख सकते हो कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, या आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। या ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को आप लॉजिकली बोल सकते हो लॉस इज इक्वल टू गेन, कि हमारी ओवरऑल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी हमारी कैसी है, कंजर्व है, ठीक है। तो हो सकता है कि मान लो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो और एक पार्टिकल के पास मूव कर रहा हो, तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी हो, तो आप लॉस इज इक्वल टू गेन वाली फिलॉसफी क्या है, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये एक पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल
वी नॉट से जा रहा है, ठीक है, और यहां पे फ्रिक्शन है। अब बोला गया है कि ये बताओ ये कितने डिस्टेंस जाने के बाद रुक जाएगा, ये पूछा होता। तो एक तरीका तो ये था कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते, अच्छी बात है। एक तरीका ये था कि आप वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी लगा देते, ये भी अच्छी बात है। लॉस इक्वल्स टू गेन में क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, सोच के देखो, पार्टिकल सेम लेवल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो शुरू में भी जीरो है, बाद में भी जीरो है। शुरू में काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है, बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब शुरू में मैकेनिकल एनर्जी नॉन जीरो है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और बाद में मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गई। तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, लेकिन क्या जो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है वो कंजर्व है। तो लॉस इक्वल्स टू गेन का क्या लॉजिक है वो मैं समझा रहा हूं कि यहां पे आप ये कह सकते हो कि एक टाइप की एनर्जी में लॉस हुआ होगा, दूसरे टाइप की एनर्जी में गेन हुआ होगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी नहीं, हम सारी एनर्जी को मिला के बात कर रहे हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया, दिख रहा है, राइट, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई फाइनली। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, तो कौन सी एनर्जी में गेन हुआ होगा, सोच के देखो। क्या यहां फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन किया, और फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन किया तो क्या हीट एनर्जी में गेन हुआ, बिल्कुल। तो लॉस इक्वल्स टू गेन के हिसाब से यहां पे आप ये बोल सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि एक टाइप की एनर्जी में लॉस हुआ, दूसरे टाइप की एनर्जी में गेन हुआ। तो यहां पे लॉस किस में हुआ, यहां पे बोल सकते हो आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन हीट एनर्जी, ये चीज समझ पा रहे हो। और यहां पे लॉस कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, तो लॉस हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, राइट, इतना लॉस हुआ है। और गेन कितना होगा, तो गेन कितना हो गया, तो यहां पे देखो कि जो भी गेन हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से गेन हुआ है। तो जितना फ्रिक्शन ने वर्क डन किया होगा उतना ही हमारी हीट एनर्जी बढ़ गई होगी। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन कर दिया, फ्रिक्शन ने वर्क डन कर दिया है म्यू एम जी, इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, डी डिस्टेंस तक एक्ट किया है, तो इंटू डी। तो लॉस इक्वल्स टू गेन के हिसाब से ये m से m कैंसिल हो गया, और d की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू जी। आप चाहो तो यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा देते तो भी सेम आंसर आता, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाते तो भी सेम आंसर आता। मैं एक एक करके चलो सारे तरीके से बता देता हूं। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही वर्क डन कर रहा है, बाकी नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो है, mg का वर्क डन भी जीरो है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये है हमारा नेगेटिव ऑफ म्यू mg इंटू डी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज। जरा ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां से सॉल्व करने के बाद भी मुझे जो d की वैल्यू मिली वो कितनी मिल जाएगी, m से m कैंसिल हो गया, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू जी। क्या फिर से सेम आंसर आया, बिल्कुल फिर से भी आंसर सेम आया। एक और तरीका बचा, कौन सा, ये वाला कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वो भी सेम तरीका है, देख लो। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 जो है वो है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, तो माइनस म्यू एम जी इंटू डी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, यही होता है चेंज। ध्यान से देखो, फिर से माइनस कैंसिल, और डी की वैल्यू फिर से आ गई। तो ये चीज समझ रहे हो मैं क्या क्या समझा चुका हूं, मैं तुम्हें ये दो बेसिक चीज बता चुका हूं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, और लगाने का तरीका यह है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और अगर आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगाना है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो तो भी सही है। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा पाओगे, फिर तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, बहुत कंफर्टेबल हो उस चीज में। बाकी ये दो तरीके और हैं, लॉस इक्वल्स टू गेन, और ये भी लगा सकते हो, ठीक है। लॉस इक्वल्स टू गेन को मैं लॉजिकल मेथड बोलता हूं कि काफी लॉजिकल चीज है। अगर आपको समझ में आ रहा है कहां एनर्जी में लॉस हुआ, कहां गेन हुआ है, तो आप देख लो। याद रखना ये लॉस का मैग्नीट्यूड है, ये गेन का मैग्नीट्यूड है। हम मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहे हैं कि कितना एनर्जी में लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, तो मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करेंगे यहां पे,
ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं, तो वो देख के आपको थोड़ी और समझ में आएगी कि कहानी क्या चल रही है। और आज की क्लास में जो हमारा मोटिव है, वो हमारा मोटिव है कि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करना सीखें। ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जहां हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लॉस इक्वल्स टू गेन अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम में लास्ट क्लास में बता चुका हूं, तो उसमें आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो। आज की क्लास में कंफर्टेबल होना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो लॉस इक्वल्स टू गेन कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलो मैं एक आध दो क्वेश्चन देख लेता हूं, बहुत सिंपल से। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक पार्टिकल होता, हाइट h ये दी हुई है, ये एक पार्टिकल है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है v0। जब पार्टिकल यहां आएगा तो इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी v', मास m है, और ये हम t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। बोला गया है कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे लैंड करे तो उसके पास वेलोसिटी है v'। आप v' की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे? तो काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं इस चीज को, नहीं करना हमको, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे एक तरीका तो ये है कि आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, नहीं लगाना। हमें बात करनी है आज की क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और सुनते हैं एक एक करके। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप ये अप्लाई कर दो कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब यहां पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो हमें रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। और तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम यहां पे चेंज के टर्म में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल। तो रेफरेंस पॉइंट आप अपनी मर्जी से कहीं भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपनी मर्जी से रेफरेंस यहां मान लेता हूं, ठीक है। यह है हमारी रेफरेंस लाइन जिस पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, इस रेफरेंस लाइन पे, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक कितनी है, हाफ mv0²। इनिशियल पोटेंशियल कितना है, प्लस mgh। फाइनल काइनेटिक कितनी है, हाफ mv'², और फाइनल पोटेंशियल 0। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो v' की जो वैल्यू है, अगर आप चाहो यहां से तो क्या m से m कैंसिल करते हैं पहले, और 2 का हम क्या कर देते हैं, 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये आ जाएगा v'², इसकी वैल्यू v0² प्लस 2gh। तो ध्यान से देखो, यहां से v' की जो वैल्यू है वो आ गई v0² प्लस 2gh। और जरा याद करो, क्या यही वैल्यू आती है? अगर पार्टिकल यहां v0 वेलोसिटी से आ रहा है, h हाइट नीचे आया, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v0² प्लस 2gh। अगर आप एनर्जी के टर्म में सोचना चाहते हो तो आप इस तरीके सोचोगे। आपको काइनेटिक्स के टर्म में सोचना है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, v² = u² प्लस 2s, वो भी सेम कहानी बताएगा। अच्छा, एक और तरीका सुनो। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी में यहां पे एक और तरीका है, वो क्या है, वो है हमारा कि टोटल चेंज इन काइनेटिक प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल, जिसको हम चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, वो हमारा 0 होना चाहिए। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको, कि जो नेक्स्ट मेथड है वो है कि हमारा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी वो हमारा 0 होना चाहिए। और याद करो, मैंने बताया था कि इसी चीज को हम लॉस इक्वल्स टू गेन से भी देखते हैं। तो मैं ये वाली अप्रोच अप्लाई करूंगा कि जितना लॉस हुआ है एनर्जी में, उतना ही कहीं ना कहीं गेन हुआ होगा। कैसे अप्लाई करना है, तो लॉस देखो किसमें हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है कि पार्टिकल ऊपर से नीचे आया है, तो नीचे आने पे मैकेनिकल एनर्जी में लॉस होता है। तो लॉस किसमें हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट मैकेनिकल, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कौन सी एनर्जी में लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है और हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रखनी है, तो किस में गेन हुआ होगा, फिर हमारा गेन हुआ होगा काइनेटिक में। कोई दिक्कत नहीं है, चले। तो इस तरीके से आप देख लो कि कितना लॉस हुआ है। तो लॉस यहां पे कितना हुआ है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। तो लॉस हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे u इनिशियल माइनस u फाइनल, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और गेन कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो लॉस कितना हो गया, u इनिशियल कितना है, ये है हमारा mgh माइनस 0
और k फाइनल कितना है, ये है हमारा हाफ m v डैश स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लो, वरना देख के ही समझ में आ रहा होगा लॉस कितना है mgh और गेन कितना है जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो। तो ये आ गया mgh, इसकी वैल्यू हाफ m v डैश स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, m से m कैंसिल। ध्यान से देखो यहां से v डैश की जो वैल्यू है वो आ गई v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। समझ पा रहे हो? फिर से जो आंसर आया वो सेम आया। अब यहां पे जरा सोच के देखो कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बोल देता कि यहां पे एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, अगर एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कैसा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। जो एनर्जी खाते हैं, एनर्जी का लॉस कर देते हैं, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एयर रेजिस्टेंस जो है एक टाइप का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जो कि एनर्जी का लॉस करेगा। तो हमारी एनर्जी में लॉस हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर गया। मतलब हम यहां पे मेथड नंबर 1 अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं, आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा पाओगे। तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को? तो आपका एक तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, अच्छी बात है। या आप चाहो तो ये वाला जो मेथड है लॉस और गेन वाला वो यूज कर सकते हो, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। जरा सोच के देखो, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, किसमें लॉस हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। अब जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो एनर्जी कहां चली गई? कुछ एनर्जी चली गई काइनेटिक एनर्जी के पास और कुछ एनर्जी खाली किसने? एयर रेजिस्टेंस ने। तो आप ये लिख सकते हो कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन तुम्हारा जो भी हीट एनर्जी आएगी, ठीक है, उसकी फॉर्म में लिख लो। और हीट एनर्जी में गेन कितना होगा? जितना फ्रिक्शन ने वर्क डन किया होगा या जितना एयर रेजिस्टेंस ने वर्क डन किया होगा। तो आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि ये एक ब्लॉक है, मास m, ये कुछ वेलोसिटी v नॉट से यहां से जा रहा है और ये लेंथ l नॉट है, ठीक है, और यहां पे एक स्प्रिंग है जो किस में है? शुरू में नेचुरल लेंथ में, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारा k है। और अभी मैंने दिया हुआ है कि ये जो सरफेस है वो कैसी है? स्मूथ सरफेस है, मतलब यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बोला गया फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया है, तो जरा सोच के देखो कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जब तक इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी है तब तक ये ब्लॉक इसको अंदर कंप्रेस करता रहेगा? बिल्कुल। और मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में क्या होगा? तो ये इनिशियल स्ट्रेस दी हुई थी, मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जो पार्टिकल है वो जस्ट उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तब तक कंप्रेशन होता रहेगा। और मान लेते हैं जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो कितना है हमारा, उसको मैंने नाम दे दिया x नॉट, मैक्सिमम कंप्रेशन को, या x मैक्स लिख देता हूं, कुछ भी नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहां पे कैसे सॉल्व करोगे इस चीज को। तो वही तरीका है कि आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप कभी भी लगा सकते हो, ठीक है, हर क्वेश्चन में वैलिड होगी। तो मैं इस लेक्चर में मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिखाने का ट्राई करूंगा कि वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो, मतलब आप ये बोल दो कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वही आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी। और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? तो यहां पे ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के पास, काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक के पास, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम सेम लेवल पे हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इनिशियल पार्टिकल के पास है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है 0। फाइनली पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है 0 और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ k x स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लो, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, जो आपका k x स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी mv नॉट स्क्वायर, मतलब जो x मैक्स है वो आ जाएगा m बाय k की पावर 1/2 इंटू वी नॉट। ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये चीज समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चले, एक क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता हूं कि ये बताओ कि जब पार्टिकल के पास मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन का हाफ कंप्रेशन है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती? अगर ये सवाल पूछा होता तो कैसे सॉल्व करते? जैसे मैं यहां पे ये पूछ लेता इसका पार्ट बी, पार्ट ए मैंने मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ लिया, पार्ट बी बोला गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन compression in spring is half of maximum compression. यानी कि आपका कंप्रेशन कितना है, जो स्प्रिंग में कंप्रेशन है वो है x max बाय 2, बोले तो ये आ जाएगा v नॉट बाय 2 m बाय k। इतना हमारा स्प्रिंग में कंप्रेशन है। और अब आपको निकालना है कि उस टाइम पे ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो उस टाइम पे अगर आप फिगर आप बनाओगे तो फिगर ऐसा कुछ बन जाएगा कि यहां पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और ब्लॉक यहां आ गया है, ठीक है। कंप्रेशन कितना है? कंप्रेशन है आपका x max बाय 2 और इसके बाद कुछ वेलोसिटी है v डैश। तो आप चाहो तो आप फिर से वही लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि इनिशियली पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फाइनली पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो कैसे लिखते हैं इसको? तो फाइनली पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो है हाफ m v डैश स्क्वायर और पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी है हाफ k x स्क्वायर। वैल्यू छाप देते हैं, ये लिखा, अच्छा हाफ कैंसिल कर दें पहले, तो ये लिखा हुआ है m v नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू m v डैश स्क्वायर प्लस k, इस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा v नॉट बाय 2 का स्क्वायर इंटू के बाय एम बाय के। यहां से k से k कैंसिल हो गया और ध्यान से देखो तीनों साइड हमने m कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया v नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू v डैश स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय 4। इसको इस तरह भेज दो तो ये बन जाएगा 3v नॉट स्क्वायर बाय 4, इसकी वैल्यू v डैश स्क्वायर। तो यहां से जो आपकी v डैश की वैल्यू मिल गई वो मिल जाएगी कितना? √3 v नॉट बाय 2। ये समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल कहानी है। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी सिंपल सी कहानी है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और सॉल्व कर दो बस, कुछ ज्यादा खास नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। आप चाहो तो लॉस इक्वल्स टू गेन से भी कर सकते हो। अगर लॉस इक्वल्स टू गेन से करना चाहते तो कैसे करते? किस में लॉस हुआ है? ध्यान से देखो, लॉस किस में हुआ है? लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, और गेन किस में हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी में। इक्वेशन फिर से सेम बनेंगी, मैं लिख के बताऊं। इसी पर्टिकुलर केस में मान लो ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को ही सॉल्व करना चाहता मैं मेथड नंबर 2 से, और मैंने बोला मुझे लॉस इक्वल्स टू गेन लगाना है। तो आप क्या बोलते हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और ध्यान से देखो लॉस कैसे लिखेंगे? लॉस लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और गेन कैसे लिखेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जरा वैल्यू छापते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस k फाइनल कितना है? हाफ m v डैश स्क्वायर, और u फाइनल कितना है? हाफ k x स्क्वायर, और इनिशियल कितना है? 0। ध्यान से देखो, अगर इस हाफ m v डैश को मैं उस साइड भेज दूं तो क्या ये वाला एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा जो लिखा हुआ है? बिल्कुल। तो इक्वेशन तो सेम बनती है, वो तो आपका सोचने का तरीका अलग है कि आप सोचना कैसे चाह रहे हो। आपको लॉजिकली सोचना है क्वेश्चन में कि हो क्या रहा है, तो आप लॉस इक्वल्स टू गेन से देख लो। अगर आपको लॉजिकली नहीं सोचना, सिर्फ आपको मैथमेटिकली देखना है कि हो क्या, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। जैसा आप करना चाहो, आपकी इच्छा है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। बट कहानी बहुत सिंपल है, ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं, और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन होता तो कैसे सॉल्व करते? तो जरा मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को, अगर यहां फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता तो कैसी कहानी होती है उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। कि मान लो यही ब्लॉक है मास m का, ये लेंथ होती L0, और ये है हमारे पास स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, शुरू में है नेचुरल लेंथ में, और ये सरफेस जो है वो रफ है। रफ मतलब पूरी सरफेस रफ है, राइट। और स्प्रिंग कांस्टेंट है, सॉरी, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है हमारा म्यू नॉट।
अब आपसे बोला गया कि ये बताओ, ये जो पार्टिकल है वो शुरू में जा रहा है इधर V0 से, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। कैसे सॉल्व करते? तो ऑब्वियस सी बात है, हम फिर से वही कहानी सुनते कि होता क्या, होता ये कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला केस है उस केस में ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी होती वो 0 होनी चाहिए, तभी जाके मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। और मान लेते हैं जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो है हमारा x max, ठीक है। अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको? तो क्या यहां पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं? नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने का पॉइंट ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहां फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जो कि कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से नहीं कर पाओगे। तो कैसे करना चाहोगे? आप इसको लॉस टू गेन से कर लो, लॉस टू गेन से कर लो, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो, या एक और तरीका है, कौन सा? जो हमने देखा था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। आपकी जिससे इच्छा आप उससे कर लो, ठीक है। मैं पर्सनली पसंद करता हूं लॉस टू गेन से सॉल्व करना, कि लॉस टू गेन से चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लॉस टू गेन लिखूं, ठीक है, तो लॉस किस में हुआ है? लॉस हुआ है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है, मैं जरा इसको इज्जत से लिख लेता हूं, लॉस टू गेन। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है? तो देखो हाफ mv0 काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनली 0 हो गई। लॉस लिखते हैं इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, ठीक है। इतना लॉस हुआ है, और कहीं लॉस हुआ है क्या? नहीं, बस इतना ही लॉस हुआ है, ठीक है। और अगर आप बात करना चाहो गेन कहां हुआ है, तो गेन हुआ है 2 जगह। ये जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, खत्म हो गई, वो कहां चली गई? कुछ चली गई पोटेंशियल की फॉर्म में और कुछ खा गया फ्रिक्शन। पोटेंशियल की फॉर्म में कितनी गई? तो वो चली जाएगी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, इतना चली गई, ठीक है। और कुछ खा गया है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना खा गया है? तो ध्यान से देखो, फ्रिक्शन ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्ट किया है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस L है, ये x max है, तो टोटल डिस्टेंस है L प्लस x max। इतने डिस्टेंस तक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट किया है, तो जितना भी फ्रिक्शन ने वर्क डन किया होगा उतना ही उसमें एनर्जी खाली होगी। तो म्यू mg इनटू डिस्टेंस कितना है हमारा? L प्लस x max। देख के समझ में आ गया होगा कि ये है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर एक्स, ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने पड़ेंगे, और जो पॉजिटिव रूट होगा वही आपका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। ये चीज समझ में आई? तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो तो। या एक और तरीका हो सकता था लॉस टू गेन के अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम, और तीसरा तरीका वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आई है, मैंने क्या क्या तुम्हें बताना चाहा है। और अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आपको या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ या लॉस टू गेन लगाओ, ठीक है। आप उस तरीके से सॉल्व करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम अभी नहीं लगाना है, घर पे जब क्लास खत्म हो जाए तब आप उन्हीं क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर लेना। लेकिन अभी के लिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या लॉस टू गेन, कोई भी मेथड जो आपको पसंद आए, ठीक है। चलो, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करने। चलो, सामने 3-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है लेंथ L की, या रॉड मान लो, उस रॉड से एक मास M कनेक्टेड है, ठीक है। और उसको हमने इनिशियली फ्री यहां से फ्रीली ड्रॉप किया है, ठीक है, या फ्रीली छोड़ दिया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था कि हमारे पास एक रॉड थी, ठीक है, और जैसे कि ये एक रॉड मान लेते हैं, एक रॉड है, ठीक है। मैं इसको छोड़ दूंगा तो यहाँ पे नीचे आके कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर ले रही है। तो हम उसी केस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मास M की जो बॉल है, ये जैसे पॉइंट A पे आएगी इसके बाद कुछ वेलोसिटी होगी, वो आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे पॉइंट B पे आएगी, पॉइंट B है कि 90 डिग्री नीचे आ गया, ठीक है। पॉइंट A है कि 30 डिग्री नीचे आया है, तो आपको बोला गया कितनी वेलोसिटी होगी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। नेचुरल लेंथ है इनिशियली। अब ये ब्लॉक क्या है, पहले नीचे जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा, Vmax आएगा, उसके बाद ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होना शुरू होगी, और फाइनली इस ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे जाकर 0 हो जाएगी। उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम एक्सपांशन होगा। तो बोला गया है उस मैक्सिमम एक्सपांशन की वैल्यू क्या है वो हमको बताओ, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है एक्चुअली, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो यहां पे आपको बताना है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू नीचे आए,
तो वी डैश की वैल्यू क्या है, किसी कर्व के थ्रू आए तो वी डैश की वैल्यू क्या है, और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पाथ है, ठीक है, कि बहुत ही रैंडम सा पाथ दिया हुआ है, फिर पार्टिकल आए तो वी डैश की वैल्यू क्या है। हर एक केस में याद रखना आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहां पे ये जो सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ सरफेस है, तो पाथ से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये बताना है कि यहां पे जो पार्टिकल नीचे पहुंचेगा तो वी डैश की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो कायदे से बोला जाए तो 3 ही क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम मिल जाएगा आपको कितना, 5 से 6 मिनट, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में पार्टिकल यहां पे आ रहा है, राइट, तो पार्टिकल यहां पे आ रहा है तो कितना वर्टिकली नीचे आ गया। अगर आप वर्टिकली बात करोगे तो ये देखो, ये लेंथ है हमारी L, ये एंगल 30 है तो ये हो जाएगा 60, तो पार्टिकली वर्टिकल कितना नीचे आया, तो ये L का cos 60 हो जाएगा, L का cos 60 जो कि आजकल L/2 होता है। तो एक्चुअली जो पार्टिकल है वो L/2 नीचे आ गया। और अगर मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं, कि कंजर्वेशन एनर्जी लगा दो, चलो लॉस इक्वल टू गेन लगा दो, क्या लगाना चाहोगे, चलो मैं लॉस इक्वल टू गेन लगा देता हूं, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू गेन। तो किस में लॉस हुआ है, पार्टिकल नीचे आया है, ध्यान से देखो, पार्टिकल y डायरेक्शन में L/2 नीचे आ गया, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, mg इंटू L/2, इतना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। और गेन किस में हुआ, काइनेटिक एनर्जी में हुआ, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। सॉल्व कर लो, ये m/2 कैंसिल हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट A ये आ जाएगा √gl। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, √gl आंसर है। सिमिलरली जब पार्टिकल पॉइंट B पे आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, फिर से वही तरीका है कि आप लॉस इक्वल टू गेन लगा लो पॉइंट B के लिए, ठीक है। पॉइंट B के लिए अगर मैं लॉस इक्वल टू गेन लगाऊं तो पार्टिकल इस हाइट से यहां पे पहुंच गया, तो कितना नीचे आया, L डिस्टेंस नीचे आ गया, राइट, तो लॉस कितना हो गया, mgl, इतना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। गेन कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी में, हाफ m वेलोसिटी एट पॉइंट B का स्क्वायर। ध्यान से देखो, m से m कैंसिल हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट B ये आ गई √2gl। और याद करो √2gl तो आती है चाहे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में आ रहा है, ठीक है, चाहे पार्टिकल वर्टिकली डायरेक्ट नीचे आता तो भी √2gl आंसर आता है। और कहीं वैसा ही क्वेश्चन ये वाले है, ठीक है। इस वाले में क्या है, इस वाले में जैसे ही पार्टिकल हमारे मैक्सिमम एक्सपांशन वाली बात होगी, तो मैक्सिमम एक्सपांशन के केस में क्या, अभी देखो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, फिर कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी Vmax हो जाएगी, यहां तक यहां से वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी कम होना स्टार्ट होगी। तो अगला फिगर ऐसा कुछ है कि कुछ मैक्सिमम एक्सपांशन है और पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, और कितना एक्सपांशन है, तो मान लेते हैं कि ये जो एक्सपांशन है वो है xm। तो जरा ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पे आप क्या लगाना चाहोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या लॉस इक्वल टू गेन, जो आपकी इच्छा हो। तो मैं लगा देता हूं लॉस इक्वल टू गेन, ठीक है। तो लॉस इक्वल टू गेन के हिसाब से किस में लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ये मास m नीचे आया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, और कितना लॉस हुआ है, जितना हाइट नीचे आ गया ये तो mgh इतना लॉस हुआ है। और गेन कहां हो गया है, इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है, कितना, हाफ के x²। कुछ कैंसिल हुआ क्या, नहीं, तो यहां से xmax कैंसिल हो गया, xmax की जो वैल्यू है वो आ गई 2mg/k। जरा याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के टाइम पे पढ़ा था और आंसर 2mg/k ही आता है। mg/k पे तो Vmax लेता है, फिर फर्दर mg/k नीचे और जाता है, राइट, तो टोटल 2mg/k नीचे गया होगा, तो वो हमारा मैक्सिमम एक्सपांशन होगा। बाकी इन तीनों केसेस में अगर मैं बात करूं तो इन तीनों केसेस में कहानी सेम है, आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, चाहो तो आप लॉस इक्वल टू गेन देख लो, ठीक है। तो 3, 4, 5 हर एक में क्या है, हर एक में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होता है, mg इंटू पार्टिकल h कितना नीचे आया, ये चीज समझ पा रहे हो। तो लॉस कितना हुआ है हर एक केस में, तो m है 2, g कितना है इसका 10, और h कितना है 10, और गेन कितना हुआ है, हाफ m पार्टिकल का v' माइनस 5², यही होगा। हर एक क्वेश्चन में देखो पार्टिकल 10 मीटर नीचे आया है, हर एक केस में पार्टिकल 10 मीटर नीचे आया है,
मतलब पार्टिकल वर्टिकली कितना 10 नीचे आया, 10 मीटर हर एक केस में, तीनों क्वेश्चन में। इसका मतलब तीनों के तीनों क्वेश्चन में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, और जो लॉस हुआ वो कहां गेन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा हुआ है, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, इस तरफ कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 200। इसकी वैल्यू v डैश स्क्वायर माइनस 25, ये आ जाएगा 225 इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर, मतलब v डैश की जो वैल्यू है वो आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हो? तो यहां पे हर एक केस में आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल वर्टिकली हर एक केस में सेम आया है। अब रही बात कि पार्टिकल के पाथ अलग अलग है, सोचो अगर यहां फ्रिक्शन होता, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हर एक पाथ में अलग अलग आता। उस केस में हमें सोचना पड़ता कि कहानी क्या हो रही है। ठीक है, चले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, काफी सिंपल थे। अब मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं अच्छे, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2 ब्लॉक है ए और बी, इसका मास m डैश है और इसका मास कैपिटल M है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि जो सिस्टम है उसको हमने रेस्ट से रिलीज किया है। ये जो दोनों में सिस्टम दिए गए हैं, तो एक्चुअली तीनों में हमने हर एक को रेस्ट से रिलीज किया। ठीक है, जैसे ये मान लो कि ये नेचुरल लेंथ में था, ये हाथ रखा हुआ था मेरा, मैंने हाथ हटा लिया। अब हाथ हटा लिया तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा, और ये ब्लॉक नीचे आएगा तो स्प्रिंग में आएगा एक्सपांशन, और स्प्रिंग में एक्सपांशन आ गया, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, राइट। और स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब वो mg को ओवरकम कर लेगा, और जब mg को ओवरकम कर लिया तो उस इंस्टेंट पे ये ब्लॉक उठना स्टार्ट कर देगा। हमको बोला गया है कि ये बताओ इस मास m डैश की मिनिमम वैल्यू सच दैट हम इस ब्लॉक को उठा पाए। मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, यहां से हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया है। रेस्ट से रिलीज कर दिया है तो क्या होगा कि वही ये ब्लॉक नीचे आएगा, स्प्रिंग में एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा तो टेंशन आएगी, टेंशन आएगा तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, और ये ब्लॉक ऊपर उठेगा तो आपको बोला गया है कि जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक ऊपर उठने वाला है, जस्ट उस इंस्टेंट पे इस 2m मास की वेलोसिटी कितनी है। देन ये क्वेश्चन है कि ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में रखी हुई है, k की वैल्यू mg/l है। ठीक है, k की वैल्यू जहां जरूरत नहीं है, लेकिन यहां जरूरत थी तो यहां भी mg/l है, तो k की वैल्यू mg/l है, और यहां पे हमने मास m को छोड़ दिया है, फ्रीली छोड़ा है, तो फ्रीली छोड़ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ब्लॉक नीचे आएगा, कितना लेंथ है भी, ये लेंथ l दी है, ब्लॉक नीचे आएगा, कंप्रेस करेगा और इसको कंप्रेस करता जाएगा। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी कम होगी, तो बोला गया मैक्सिमम कंप्रेशन वाला केस जो होगा तो हमें उसमें बताना है कि कंप्रेशन कितना आएगा। तो फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा आपको, 3 क्वेश्चन है, 6 मिनट ले लो। ठीक है, लेकिन फटाफट सॉल्व करना है। चलो, चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो क्या होगा जब हम इसको उठाने वाले होंगे, अगर नेक्स्ट फिगर बनाऊं यहां पे, तो नेक्स्ट फिगर में ये होगा कि ये जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और स्प्रिंग में कुछ एक्सपांशन होगा। ठीक है, शुरू में यहां पे था, ये ब्लॉक यहां आ गया m डैश, ये मास m है। अब क्या होगा कि हम यहां पे कुछ एक्सपांशन है तो ऊपर फोर्स लगेगा kx और वो किसके इक्वल होगा, mg के बराबर होगा। तो हमारा पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि स्प्रिंग में एक्सपांशन कितना है x1, तो ये ब्लॉक भी नीचे आया कितना x1। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू ऑफ m की, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ m है, इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी नीचे लॉस की, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहां चली गई, वो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी में भी जा सकती थी, लेकिन हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तभी मिनिमम वेलोसिटी आएगी, राइट। तो हुआ क्या कि जस्ट हम इसको उठा पा रहे हैं और इस पार्टिकल ने कोई वेलोसिटी अचीव नहीं की है। तो उस केस में अब हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं तो अब हम आगे बात करना चाह रहे हैं कि यहां पे क्या क्या हमने एक रिलेशन तो ये देख लिया कि ये जो kx1 है वो हमारा कैपिटल mg के बराबर है। दूसरा हम लगाते हैं यहां पे लॉस इज इक्वल टू गेन। अगर मैं लॉस इज इक्वल टू गेन यहां पे
अप्लाई करूं तो लॉस किस में हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, m डैश g x डैश, इतना लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, कोई दिक्कत नहीं। और गेन कहां हो गया, वही गेन हो गया इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। x डैश से x डैश हमारा कैंसिल हो गया, और अगर मैं बात करना चाहूं तो ये आ गया मेरा m डैश g, इसकी वैल्यू हाफ ऑफ kx1, और kx1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल mg है, तो ये कितना लिखा हुआ है, कैपिटल mg/2। ध्यान से देखो, g से g कैंसिल हो गया, और यहां से जो m डैश की वैल्यू आ गई वो मेरी कितनी आ गई, यहां से मेरी m डैश की वैल्यू आ गई कैपिटल m/2। मतलब अगर मुझे मिनिमम मास की बात करनी है तो अगर ये मास m है तो ये m/2 होना चाहिए। m/2 से बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, m/2 से बड़ा होगा तो भी हम इसको उठा लेंगे और पार्टिकल कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव कर लेगा, लेकिन m/2 से कम होगा तो हम इसको नहीं उठा पाएंगे। ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी थी, हमने बोला उठाने के लिए कंडीशन लगा दी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, दोनों से हमारा काम हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी सेम कहानी है, लेकिन अगले क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है कि पार्टिकल का मास ऑलरेडी दिया हुआ है ना। अगर ये m था तो इसको जस्ट उठाने के लिए इस m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, m/2 होती तो उठा लेता, लेकिन ये तो 2m दिया हुआ है, इसका मतलब उठा भी लेगा और खुद के पास कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी भी होगी इस केस में। तो इस फिगर में क्या होगा, इस फिगर में ये होगा कि यहां पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा तो उसकी वजह से यहां पे टेंशन आ जाएगी, और टेंशन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, और टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, kx के बराबर है, क्योंकि स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सपांशन आया होगा। स्प्रिंग जो है वो फाइनली ये मास 2m यहां आ गया होगा, और मान लेते हैं वो डिस्टेंस जो है वो x1 है। तो हम ये देख पा रहे हैं यहां पे पैरेलल रिलेशन तो कि जो स्प्रिंग फोर्स है kx1 वो टेंशन के बराबर है और वही mg के बराबर है, और k की वैल्यू कितनी है, mg/l, तो इंटू x1 इसकी वैल्यू mg के बराबर है, मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, l आ गई। तो एक्चुअली ये जो 2m का ब्लॉक है वो l लेंथ नीचे आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अब हम इसको उठाने वाले हैं। तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो 2m के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो यहां पे हम चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉस इक्वल्स टू गेन। क्या करना है बताओ, चलो लॉस इक्वल्स टू गेन ही खेल लें फिर से। तो लॉस इक्वल्स टू गेन खेलते हैं, तो किस में लॉस हुआ है, तो इस ब्लॉक 2m की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, mg इंटू h कितना है हमारा l, और गेन किस में हुआ है, इसकी वजह से जो गेन हुआ है वो इस खुद की काइनेटिक एनर्जी में गेन हो गया है, हाफ mv², और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो गया है, हाफ k l²। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2mgl, ये लिखा हुआ है mv02 प्लस हाफ k की वैल्यू है mg/l इंटू l²। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2mgl, और ये l से l कैंसिल हो गया, mgl/2 है तो माइनस mgl/2, इसकी वैल्यू mv02। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज को, तो ये कितना लिखा हुआ है 2mgl माइनस mgl/2, ये हो जाएगा 3mgl/2, इसकी वैल्यू mv02। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v0 की जो वैल्यू है वो आ गई 3gl/2। ये समझ में आया कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, ये 2m नीचे आया, ठीक है। हम मिनिमम मास कितना चाहिए था, हमको m/2 चाहिए था, लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया मैंने, ठीक है। तो m/2 होता तो ये जिसको उठा पाता, लेकिन यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक को उठा भी लेगा, कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो यहां पे खुद की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, उसकी वजह से इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी कहानी है कि होगा क्या, होगा ये कि मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो सबको पता है कि पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी फिर वेलोसिटी कम होगी, और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कंप्रेशन की, तो अगर ये नेचुरल लेंथ थी तो मैक्सिमम कंप्रेशन को अगर मैं x मैक्स बोलूं, ठीक है, तो वहां पे इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो क्यों ना मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं तो लॉस इज इक्वल टू गेन कर लेते हैं।
तो कितना लॉस हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो कितना नीचे आया है। ब्लॉक पहले तो हमारा यहां पे था, ध्यान से देखो, यहां पे ब्लॉक था, एल नीचे आया, फिर एक्स नीचे आया, तो टोटल जो लॉस हुआ है वो आया है mgl प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। और गेन किस में हुआ, गेन हुआ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ तो वो आ जाएगा हाफ के की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो वैल्यू अच्छे से लिख लो, ये लिखा हुआ है mgl प्लस एक्स मैक्स, इसकी वैल्यू हाफ के की वैल्यू है mg/l इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से mg से mg कैंसिल हो गया। इन टर्म्स को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2l का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2l का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2l इंटू एल प्लस एक्स मैक्स, इसकी वैल्यू एक्स मैक्स स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स मैक्स स्क्वायर माइनस 2l एक्स मैक्स माइनस 2l स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0, राइट। यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लो और इसके जो रूट्स होंगे उससे आपको एक्स मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स मैक्स की जो वैल्यू है वो है l प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √3l0। ये समझ पा रहे हो, ये आंसर आ रहा होगा। ये इसके रूट्स हैं और इसमें l प्लस वाला रूट अलाउ होगा, माइनस वाला रूट अलाउ नहीं होगा। तो यहां से जो हमारे सॉल्यूशंस आए उसमें x की वैल्यू जो है l माइनस √3l, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेंथ नेगेटिव आ गई। और एक होगा हमारा x की वैल्यू l प्लस √3l। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या किया, बहुत सिंपल सा सवाल था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पे हम लोगों ने बहुत सिंपल सी कहानी की कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम पे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो लॉस इक्वल्स टू गेन लगा दिया। लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दो रूट्स आए, नेगेटिव वाला डिस्कार्ड कर दिया, पॉजिटिव वाला रूट हमने रख लिया। ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ये मास है 5 kg का, के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब क्या होगा, पर मीटर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब होगा क्या, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे आएगा, कुछ वेलोसिटी है इसके पास, ठीक है। तो उसकी वजह से स्प्रिंग में एक्सपांशन आएगा। बोला गया मैक्सिमम एक्सपांशन कब आएगा, वही कहानी है। मैक्सिमम एक्सपांशन वाले केस में पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो केस है, यहां पे दो चीजें पूछी गई है कि जब ये ब्लॉक 1 मीटर मूव कर जाएगा तो बताओ यहां पे स्पीड ऑफ ब्लॉक कितनी हो जाएगी। इनिशियल स्पीड दी हुई है √30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मैक्सिमम एक्सपांशन स्प्रिंग कितना होगा। दो सवाल है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 5 मिनट मैक्स टू मैक्स, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम एक्सपांशन, तो मैक्सिमम एक्सपांशन के केस में क्या होगा, इस बार आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अगर मैं लॉस इक्वल्स टू गेन लगाऊंगा तो यहां पे लॉस किस में हुआ है, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनली 0 हो जाएगी, तो पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है हाफ mv², इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। ये पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई, ये काइनेटिक एनर्जी लॉस होके, अच्छा इसके साथ में ब्लॉक नीचे भी आएगा, राइट। तो ब्लॉक नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी लॉस होगा, ये समझ पा रहे हो। काइनेटिक एनर्जी में तो लॉस हुआ ही है, साथ में ये ब्लॉक जब यहां आ जाएगा, जिस केस में पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 और स्प्रिंग में कुछ एक्सपांशन, लेट्स सपोज आपने मान लिया है एक्स मैक्स, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, तो आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो mg इंटू एच, या चाहो तो इसके 50 के तो कंपोनेंट्स होंगे, इस तरफ होगा हमारा कितना 30 और इस तरफ होगा हमारा 40। तो आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो mg का ये वाला कंपोनेंट 30 इंटू ये डिस्टेंस कितना है x मैक्स, इतना लॉस रहा होगा। समझ पा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में लॉस, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, ठीक है। गेन हुआ होगा किस चीज में, गेन हुआ होगा इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में।
तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हो गया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और साथ में कुछ एनर्जी फ्रिक्शन ने खाली होगी। तो फ्रिक्शन ने कितनी एनर्जी खाई होगी, तो म्यू इंटू एन कितना है 40 इंटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक्स मैक्स, इतना फ्रिक्शन एनर्जी खा गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लॉस हुआ और इतना एनर्जी गेन हो गई, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ये 30m लिखा हुआ है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब हमारी इक्वेशन बहुत सिंपल बन गई। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 500/2, इसकी वैल्यू 100/2 एक्स मैक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, एक्स मैक्स यहां से कितना आ गया, एक्स मैक्स जो है वो आ गया हमारा √5 मीटर। समझ में आया, काफी सिंपल सवाल था। और यहां पे याद रखना है, बस क्वेश्चन को समझना अपनी मेन इंपॉर्टेंस है। एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो आप सॉल्व कर ही लोगे। और अगर लॉस इक्वल्स टू गेन से नहीं समझ में आता है तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, वो तो हमेशा ही आप आंख बंद करके लगा दो, आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा, तो ये 1 सेंटीमीटर मूव कर गया, तो इसमें जो एक्सपांशन है वो आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 1 v डैश, ठीक है। ये 1 मीटर मूव कर चुका है। तो अब यहां पे इस केस में आप क्या लगाओगे, वही कहानी है, लॉस इज इक्वल टू गेन लगाओगे। तो लॉस इज इक्वल टू गेन लगा लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं लॉस इज इक्वल टू गेन के टर्म में ही बातें करूं, तो यहां पे किस में लॉस हुआ है, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, तो हाफ इंटू एम, लॉस होगा v इनिशियल माइनस v फाइनल स्क्वायर, है ना। तो यह आ जाएगा 30 माइनस v डैश का स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो, इतने काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया होगा। गेन हुआ होगा, किस चीज में गेन हुआ होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और साथ में कुछ एनर्जी कौन खा गया, फ्रिक्शन खा गया है। तो फ्रिक्शन जो एनर्जी खा गया है वो है म्यू इंटू एम जी इंटू एक्स। ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 30 माइनस वी डैश स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिखी हुई है ये 5, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5। तो यहां से वी डैश स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 30 माइनस 10, बोले तो 20, तो वी डैश की जो वैल्यू है वो आ गई √20 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर बोला गया है, क्या बोला गया है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए भी आप क्या लगाओगे, लॉस इज इक्वल टू गेन लगाओगे, और पार्टिकल की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, मतलब हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। और वो कहां चली गई, वो चली गई स्प्रिंग के पास, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, और कुछ एनर्जी चली गई फ्रिक्शन के पास। तो म्यू एम जी कितना है 20 इंटू एक्स मैक्स। सही समझ में आया। तो यहां से ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये लिखा हुआ है 30, ये लिखा होगा 5 एक्स मैक्स स्क्वायर, और वो लिखा होगा 5 टाइम्स एक्स मैक्स। 5 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, देख के समझ में आ रहा होगा। यहां से एक्स मैक्स की जो वैल्यू है 2 रूट्स आ जाएंगे, तो एक तो आ जाएगा हमारा आ जाएगा -2, और एक आ जाएगा 3। यही है। सम ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स आना चाहिए -1, तो 2, -3, 2, -3, ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आंसर है। चले, तो x इक्वल टू 2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। तो मैक्सिमम जो एक्सपांशन होगा वो 2 होगा, ये 3 डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और यहां पे और कुछ पूछा नहीं है, बस हो गया सवाल, क्या ही था। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन करके आपको ये तो क्लैरिटी हो गई होगी कि इन क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, और कैसे लॉजिकली हम सोच पा रहे हैं कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। लॉस इक्वल टू गेन आपको ये फिलॉसफी समझाता है कि एक एनर्जी जो थी वो वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, राइट, या काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, या फिर पोटेंशियल थी हीट में चली गई, या काइनेटिक थी हीट में चली गई। तो हम लॉस इक्वल टू गेन से ये समझ पाते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है हर एक क्वेश्चन में। बाकी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपको वापस से वर्क एनर्जी थ्योरम से रिपीट करना है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को जितने मेथड से ट्राई कर सकते हो उतने मेथड से ट्राई करो, उतना आपके लिए बेटर होगा। तो आज की कहानी फिर मैं यही समाप्त करता हूं, ठीक है।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलो आज की कहानी फिर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।